Hey everyone, most welcome. So in today's class we will discuss about techniques of scientific management. Okay, देखो ये क्लास हमारा बहुत दिनों के बाद बहुत लेट से रिकॉर्ड कर रही हूँ, शूट कर रही हूँ बिकॉज मेरा कुछ एग्जाम्स चल रहा था तो मैं इन सब में बिजी थी. देन आज मुझे समय मिला है तो मैं आज से फिर से रेगुलर वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ. ओके, सो आज की क्लास में हम सभी टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट को समझेंगे. ओके, जैसे टेक्निक्स का मतलब क्या होता है, देखो इससे पहले जो हमने क्लास किया वो सारे प्रिंसिपल्स थे साइंटिफिक मैनेजमेंट के. प्रिंसिपल्स मतलब कुछ रूल्स, ठीक है, कि साइंटिफिक मैनेजमेंट में कौन कौन से रूल हैं, कौन कौन से काम करने चाहिए और ये काम का क्या महत्व है, क्यों करने चाहिए, ये हम सभी पिछले क्लास में समझे थे. लेकिन कौन कौन से काम करने चाहिए ये तो समझ में आ गया, बट उसे करेंगे कैसे, ठीक है. तो आज की क्लास में हम इसे ही समझने वाले हैं, टेक्निक्स को, कि काम को हमें कैसे करना है. सो ओवरऑल दिस टेक्निक्स को हम समझेंगे जो यहाँ पे मैंने लिख रखा है, ठीक है. ये सारे बहुत ही इजी हैं, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएंगे. मेक श्योर कि आप वीडियो को लास्ट तक देखें. ओके, सो बिना टाइम वेस्ट किए चलो स्टार्ट करते हैं. सो सबसे फर्स्ट जो टेक्निक मैंने लिख रखा है, इधर से बताती हूँ. जो सबसे फर्स्ट टेक्निक मैंने लिख रखा है दैट इज फंक्शनल फॉर्मेनशिप. ओके, देखो फंक्शनल फॉर्मेनशिप का मतलब क्या होता है, इसे हिंदी में कार्यात्मक दूरदर्शिता बोलते हैं, ठीक है. देखो फॉर्मेनशिप, अब ये जो वर्ड आ रहा है फॉर्मेनशिप, आप लोग फॉरमैन बहुत लोग सुने होंगे, फॉरमैन, किसी भी कंपनी का फोरमैन, है ना. तो ये फॉरमैन क्या होते हैं, फॉरमैन वैसे पर्सन होते हैं जो कंपनी में आगे कौन सा काम करना है और आगे क्या होने वाला है इस चीज़ को आप वो आगे लेकर जाते हैं, ठीक है. इस चीज़ पे वो डिस्कस करते हैं, इस चीज़ पे वर्क करते हैं. ओके, सो यहाँ पे ये जो फॉरमैन्स जो लोग होते हैं ना, वो जितने भी सबसे लो लेवल मैनेजमेंट जो होते हैं, लाइक वर्कर्स हो गए, जितने भी स्टाफ हो गए आपके ऑर्गेनाइजेशन में, उन सभी से वो अटैच होते हैं, ठीक है, उन सभी से मिलते हैं ये, ठीक है, सबसे लो लेवल में होते हैं फॉरमैन्स. ओके, सो यहाँ पे फंक्शनल फॉरमैन्स का मतलब क्या है, फंक्शनल फॉरमैनशिप, फंक्शनल मतलब कार्यात्मक, मतलब फॉरमैन्स के प्रति आपको इसमें ध्यान देना है, ठीक है. आपके जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के जो सबसे लो लेवल के लोग हैं उन सभी से कैसे कार्य करवाना है, किस तरीके से काम करना है ये, ठीक है. तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है फंक्शनल फॉर्मेनशिप इज अ फैक्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम दैट सपोर्ट्स फॉर पोजेसिंग न्यूमरस फॉरमैन इन सेपरेट फंक्शनल गोल. ओके, मतलब अलग अलग फंक्शनल गोल्स को करने के लिए अलग अलग फॉर्मेन्स की आवश्यकता पड़ती है. और ये कौन कौन से फॉर्मेन्स होते हैं, तो इसे समझने के लिए हमें एक डायग्राम समझना होगा. तो डायग्राम को हम यहीं पे समझेंगे. यहाँ पे जो मैंने स्पेस रखा है ना, इसे देखो, लेट्स से कि कोई भी फैक्ट्री है. ओके, ठीक, तो किसी भी फैक्ट्री के अंदर दो लोग, मतलब मेनली दो ग्रुप्स होते हैं. सबसे पहला ग्रुप मैं इधर लिखूंगी एंड सेकेंड ग्रुप में इधर लिखूंगी. जो पहला ग्रुप होता है उसे हम बोलते हैं प्लानिंग डिपार्टमेंट. ओके, प्लानिंग डिपार्टमेंट. और जो सेकेंड ग्रुप होता है दैट इज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. ओके, तो इसे हम बोलते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. ओके, मैं शॉर्ट में डेप लिख रही हूँ. आपको कई जगहों पर जो है ना ये प्लानिंग डिपार्टमेंट, प्लानिंग इंचार्ज भी मिलेंगे एंड कहीं जगह पे प्रोडक्शन इंचार्ज भी लिखा हुआ मिलेगा, तो कंफ्यूज मत होना. इंचार्ज एक पर्सन होता है, बस एक ओनली, एंड डिपार्टमेंट उसके अंडर जितने भी काम करने वाले लोग होते हैं ये सभी होते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे हमें दो समझना होगा, एक पहला तो प्लानिंग डिपार्टमेंट होता है एंड सेकेंड वन इज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. अब ये प्लानिंग डिपार्टमेंट में भी चार लोग होते हैं, इनके अंडर भी चार डिपार्टमेंट काम करते हैं एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर भी चार लोग काम करते हैं. सबसे पहला तो जो होते हैं, मैं यहाँ पे आई थिंक स्पेस कम है बट विल मैनेज. सबसे पहले जो होते हैं वो होते हैं डिसिप्लिनेरियन. ओके, मैं यहाँ पे रेड मार्कर का यूज करती हूँ सो दैट कि आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाए. आई एम गोना रीयूज दिस रेड मार्कर. सो सबसे पहले जो होते हैं वो होते हैं डिसिप्लिनेरियन. डिसिप्लिनेरियन. ओके, एंड जो सेकंड में होते हैं वो होते हैं रूट क्लर्क. ओके, रूट क्लर्क हम इन्हें बोलते हैं. एंड जो थर्ड में होते हैं इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क. ओके, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क. एंड जो फोर्थ में होते हैं वो होते हैं टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क. ओके, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क. ओके, आई बात समझ में. अब जो प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर होते हैं, सबसे पहले जो होते हैं वो होते हैं स्पीड बॉस. देन आपके होते हैं इंस्पेक्टर, रिपेयर बॉस एंड लास्टली जो होते हैं ये होते हैं आपके गैंग बॉस. ओके, देखो
ठीक है। अब किसी भी फैक्ट्री में पहले 2 डिपार्टमेंट होते हैं, फर्स्ट इज प्लानिंग डिपार्टमेंट एंड सेकेंड वन इज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ओके, अब देखो प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंडर भी 4 डिपार्टमेंट है, दैट इज डिसिप्लिनेरियन। अब देखो ये डिसिप्लिनेरियन का कार्य क्या होता है? डिसिप्लिनेरियन का काम होता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कार्य जो है वो सही पर पूरा हो रहा है या नहीं, ठीक है। सारे काम सही तरीके से जिस तरह से सोचा गया था, जिस तरह से प्लान किया गया था, उस हिसाब से हो रहा है यानी डिसिप्लिन के साथ, ये होते हैं डिसिप्लिनेरियन। ओके, डिसिप्लिनेरियन जो डिसिप्लिन को देख रेख करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। ओके, अब डिसिप्लिन तो पता ही होगा कि आपको मतलब सारे लोग अपने काम के प्रति ऑनेस्ट हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं, सो दिस इज कॉल्ड डिसिप्लिन। तो यहाँ पे डिसिप्लिनेरियन का काम यही है कि सारे लोग अपने काम को अच्छे से कर रहे हैं और अपने काम को समझ रहे हैं, तो ये हो गया डिसिप्लिनेरियन। उसके बाद होते हैं हमारे रूट क्लर्क। ओके, देखो ये रूट क्लर्क क्या होते हैं? तो रूट क्लर्क का काम होता है रूट बताना, ठीक है। यस, रूट, रास्ता बताना कि काम को कैसे करना है, किस हिसाब से करना है, मतलब कौन कौन से चेंजेस लाने, मतलब सीधा सिंपल बात है कि राह दिखाना, ठीक है। राह दिखाने का काम जो है वो रूट क्लर्क का होता है, रास्ता दिखाने का। देन होता है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का मतलब होता है कि सारे इंस्ट्रक्शंस वगैरह या कागजी कार्रवाई वगैरह करने वाला काम जो है वो इनका होता है, ठीक है। देन है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क का काम होता है कि काम को कितने समय में पूरा करना है और टाइम मैनेजमेंट वगैरह करना, ठीक है, कि कितने समय में काम पूरा हो जाना चाहिए, कितना समय में कितना लगा है, कितना लगने वाला है, कितना लगना चाहिए, इन सभी का काम जो है वो टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क का है। तो ये तो हो गई 4 प्लानिंग डिपार्टमेंट में ये 4 रूट है, ठीक है। 4 मतलब डिपार्टमेंट है, 4 अलग अलग, जिससे होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज डिसिप्लिनेरियन जो डिसिप्लिन देखेंगे, सेकंड इज रूट क्लर्क जो रास्ता बताएंगे कि कैसे करना है, थर्ड वन इज इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क जिनका काम है इंस्ट्रक्शन देना, ठीक है, मतलब इंस्ट्रक्शन देना या फिर टेबल्ड वर्क, ओके, ऑल वर्क्स ऑफ टेबल। देन मतलब रूल रेगुलेशंस वगैरह जो है वो इनके हाथ में होने चाहिए। देन है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क का मतलब है टाइम और कॉस्ट। टाइम मतलब समय और कॉस्ट मतलब लागत, इन सभी का ध्यान देने का काम है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क का। ओके, देन ये तो हो गया आपका प्लानिंग डिपार्टमेंट में। चलो अब आते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम है सबसे पहला स्पीड बॉस। स्पीड बॉस का मतलब टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क जो है, मतलब जो भी टाइम दिए हुए हैं उस टाइम में काम पूरा हो जाए, इस चीज की गति का देखभाल करने वाले हैं स्पीड बॉस। ओके, ये काम कितने तेजी से हो रहा है, कितना टाइम लग रहा है, कितना फालतू समय लग रहा है, इन सभी को देखेंगे ये स्पीड बॉक्स, ठीक है। देन आते हैं आपके इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर का काम क्या है भाई? इंस्ट्रक्शन देना, इंस्पेक्ट करना कि काम सही से हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, ये सभी इंस्पेक्टर का काम है। देन आपके आते हैं रिपेयर बॉस। देखो रिपेयर बॉस का काम क्या है? तो इनके नेम से ही पता चल रहा है रिपेयरिंग करवाने का, ठीक है। मतलब ऑर्गेनाइजेशन में किसी मशीनरी का या किसी चीज का टूट फूट हो गया है, रिपेयर करवाना है, खराब हो गया है, उसे मतलब बनवाना है, सुधरवाना है, तो वो काम है रिपेयर बॉस का, ठीक है। ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम सही से हो रहा है, सही समय पर हो रहा है या नहीं हो रहा है, मतलब कितना समय लग रहा है, नहीं लग रहा है, ये स्पीड बॉस देखेंगे। इंस्पेक्टर ये इंस्पेक्ट करेंगे कि काम ठीक हो रहा है, सही चीज का प्रोडक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या दिक्कत आ रहा है, ये इंस्पेक्टर बॉस देखेंगे। रिपेयर बॉस दिक्कत को सही करेंगे, मतलब अगर मशीन में कोई प्रॉब्लम है तो मशीन बनवाने का काम इनका है, ठीक करने का काम, सीधा सीधा समझ लो रिपेयरिंग करवाने का काम जो है वो रिपेयर बॉस का है। देन होता है गैंग बॉस। गैंग तो पता चल ही रहा होगा, समूह, ठीक है। तो गैंग बॉस का काम है अपने ऑर्गेनाइजेशन में सारे संगठन को बनाए रखना, ठीक है। इनका काम सीधा गैंग को बनाए रखना है, ठीक। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये 8 बॉस हैं और इन सब के अंडर जो काम करते हैं वो होते हैं वर्कर्स। अंडरस्टैंड? इन सब के अंदर काम करने वाले होते हैं वर्कर्स। अब मैं इसे आपको कैसे बताऊं, तो मैं मतलब समझ जाओ, यहाँ पे फॉर्मेनशिप इन सभी को मैं ऐड कर देती हूँ इस तरीके से, और यहाँ पे एक बॉक्स बना देती हूँ, यहाँ पे ऐसे, ठीक है। इन सब के अंदर जो काम करते हैं वो होते हैं वर्कर्स। अंडरस्टैंड? तो फंक्शनल फॉर्मेनशिप में यही बताया गया है कि कार्य को इस तरीके से पूरा करना चाहिए। अंडरस्टैंड? एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, इनके अंडर 4 लोग हैं, इनके अंडर 4 लोग हैं और इन सब के अंडर हैं वर्कर्स, ठीक है। ये जो मैंने लिखा है वर्कर्स,
वर्कर्स के ऊपर देखो 4 ये 8, इनके ऊपर 2 हैं और एक फैक्ट्री है। समझ में आया? तो ये था फंक्शनल फोरमैनशिप। नाउ अब है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। ओके, देखो स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है कि ऐसे चीज़ों का प्रोडक्शन करना जिससे कि स्टैंडर्ड वस्तुओं का प्रोडक्शन करना। स्टैंडर्ड मतलब ये नहीं कि फैशनेबल बहुत, इट मीन्स दैट कि ऐसे वस्तु का प्रोडक्शन करना जो कि मार्केट को सूटेबल हो, ठीक है, जिसे अगर इसी कंपनी में वो ऐसा जिसे सभी लोगों, सभी मार्केट के लिए सूटेबल हो, सभी बिजनेसमैन, सभी प्रोफेशंस के लिए गुड हो, ठीक है। प्रोफेशंस मीन्स प्रोडक्शन, जिस भी चीज़ से रिलेटेड स्टैंडर्ड, जिस भी चीज़ का प्रोडक्शन किया जा रहा है, मतलब दूसरे कंपनी की चीज़ों के साथ भी इसका उपयोग किया जा सकता है, तो वो होता है हमारा स्टैंडर्डाइजेशन। ओके, एंड सिंप्लीफिकेशन मीन्स तो चीज़ों को सिंपल रखना है, मतलब आपको बहुत ज़्यादा हौच पौच करके किसी चीज़ का प्रोडक्शन नहीं करना है, किसी चीज़ का उत्पादन नहीं करना है, बल्कि आपको सिंपल रखना है। किसी एक ही प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करना है, किसी एक ही चीज़ को बनाना है, बट वो स्ट्रांग होना चाहिए, वो स्टार प्रोडक्ट होना चाहिए। ओके, तो देखो इसमें क्या मैंने लिखा है, सिंप्लीफिकेशन पॉइंट्स एट इरेजिंग अननेसेसरी टाइप्स एंड डायमेंशंस। देखो सिंप्लीफिकेशन का मतलब है, ये सिंप्लीफिकेशन जो सेकेंड वर्ड लिखा है, सिंप्लीफिकेशन का मतलब है इरेजिंग अननेसेसरी टाइप्स, साइज एंड डायमेंशंस। मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ऐसे साइज हैं या कुछ ऐसी चीज़ हैं जो नहीं बिकते हैं, ज़्यादा नहीं सेल होते हैं, तो उसे इरेज करना, उसे हटा देना बिजनेस से। लाइक मैंने ये शर्ट पहन रखी है, ओके, तो जिस भी कंपनी की ये शर्ट है, मान लो ये 32 साइज है, तो 32 साइज उसका बहुत अच्छा बिक रहा है, एकदम स्टार प्रोडक्ट है, बहुत ज़्यादा ही बिक रहा है। लेकिन ये एक 42 साइज भी बना रहा है, लेकिन 42 साइज इसका नहीं बिक रहा है, तो ये जो है वो इसका स्टार प्रोडक्ट नहीं है, ये फालतू, इसमें उसका टाइम भी वेस्ट हो रहा है, कॉस्ट भी जा रहा है, और क्या बोला जाए, इसमें तो फालतू ही जा रहा है, वेस्ट हो रहा है सभी चीज़, है ना। तो इसलिए इस तरह के चीज़ों को हटाना। अब ये साइज़ को लेकर भी नहीं हो सकता, ये जरूरी नहीं कि सिर्फ साइज़ को लेके हो, कुछ कलर्स को भी लेके हो सकता है, फैब्रिक या फिर आपका फैब्रिक हो सकता है, या बनाने का तरीका हो सकता है, ये सब भी हो सकता है, ठीक है। तो अननेसेसरी जो है, जो ज़्यादा नहीं बिकते हैं, उसे हटाने का काम है सिंप्लीफिकेशन में। ओके, सिंप्लीफिकेशन यही करना है। वाइल स्टैंडर्डाइजेशन इंटेंड्स devising न्यू टाइप्स रेदर देन द एग्जिस्टिंग वंस। लेकिन स्टैंडर्डाइजेशन में क्या है कि आपको नया चीज बनाना है, रेदर जो अभी है उससे अलग। समझ में आया? जो अभी है उनसे अलग आपको न्यू थिंग बनाना है, ये होता है आपका स्टैंडर्डाइजेशन में। ओके, आई होप कि ये समझ में आ रहा है। देन आपका जो है वो है वर्क स्टडी, ठीक है। वर्क स्टडी मतलब कार्यात्मक विश्लेषण, कार्य विश्लेषण। कार्यात्मक स्टडी का मतलब होता है कार्य विश्लेषण। ये कैसे होता है? तो देखो भाई, पहला जो है वो है मोशन स्टडी। मोशन का मतलब क्या होता है? गति। गति मतलब कोई भी मूवमेंट, कोई भी मोशन, कार्य के दौरान कोई भी वर्कर कोई भी मूवमेंट कर रहा है। द स्टडी ऑफ मूवमेंट इज मोशन स्टडी। ओके, द स्टडी ऑफ मूवमेंट इज मोशन स्टडी। मतलब कि ये मार्कर है, कुछ भी चीज़ अगर मेरे से दूर रखा है और मुझे यहाँ पे यूज़ करना है, तो मैं जाऊँगी, फिर मैं उसे लूँगी, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी, है ना। तो मैंने इस चीज़ को लिया, उसके बाद मैं आपको बता रही हूँ, तो इसमें जो 10-15 सेकेंड बीत गए, जो 10-15 सेकेंड वेस्ट हो गए, ये मेरे बर्बाद जा रहे हैं, है ना। तो इस चीज़ का स्टडी, इस चीज़ का विश्लेषण जो है वो मोशन स्टडी कहलाता है। सो यू कैन राइट हियर study of movement for putting, taking, lifting or changing positions of any objects। ओके, of objects ये क्या है? तो स्टडी ऑफ मूवमेंट फॉर, ये एक स्टडी है मूवमेंट का, फॉर पुटिंग, किसी चीज़ को लेने के लिए, टेकिंग, ठीक है, एक ही बात है, लिफ्टिंग, उठाने के लिए, और किसी चीज़ का पोजीशन चेंज करने में जो समय जाता है, जो मूवमेंट का स्टडी होता है, वो होता है आपका मोशन स्टडी। ओके, स्टडी ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड मोशन स्टडी। ओके,
कोई अननेसेसरी मूवमेंट कर रहे हो जो फालतू का है, जो मार्कर मैं वहाँ रखी हूँ वहाँ से मैं लेने जा रही हूँ, इसमें जो समय हमारा बर्बाद हो रहा है, मैं यहीं पे एक ना बना दूँ रखने के लिए मार्कर, यहाँ पे साइड में है ना, साइड में आपको दिख नहीं रहा है बट साइड में प्लेस मैं नहीं बना सकती क्या रखने के लिए? बना सकती हूँ ना, क्यों फालतू का मैं जाऊँ और लेके आऊँ, इसमें सारा समय वेस्ट कर दूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो दिस स्टडी इज कॉल्ड मोशन स्टडी। नाउ इज मेथड स्टडी। देखो मेथड स्टडी में क्या है ना कि काम को किस तरीके से करना है, अलग अलग मेथड पे स्टडी होता है, अलग अलग मेथड्स को भांपा जाता है, परखा जाता है, तो वो होता है हमारा मेथड स्टडी। सो यू कैन राइट हियर, आप यहाँ पे लिख सकते हो मेथड स्टडी इंक्लूड्स मेथड ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन आप आई थिंक यूज कर सकते हो क्या, ऑब्जर्वेशन फॉर डूइंग और परफॉर्मिंग, डूइंग या फिर परफॉर्मिंग भी आप लिख सकते हो, जॉब, वर्क और बिजनेस भी आप लिख सकते हो, ठीक है। दिस इज कॉल्ड BUSINESS, ओके। सो दिस इज कॉल्ड मेथड स्टडी, ओके। इसमें मेथड के बारे में पता लगाया जाता है। नाउ दिस इज कॉल्ड टाइम। टाइम स्टडी मीन्स कि यहाँ पे जो फैक्ट्री में टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क ने जो टाइम दिया है कि आपको 5 दिन के अंदर X यूनिट Y यूनिट का प्रोडक्शन कर लेना है, वो टाइम का जो है वो यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो दिस इज कॉल्ड टाइम स्टडी, ओके। सही समय पर आपका प्रोडक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है, ये आपका टाइम स्टडी में होता है, ठीक है। तो स्टडी रिलेटेड टू टाइम, ठीक है, स्टडी रिलेटेड टू टाइम फॉर कंप्लीटिंग एनी टास्क, ओके। किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए जो समय का आकलन होता है, जो समय के बारे में जो हम पढ़ते हैं, दिस इज कॉल्ड टाइम स्टडी। देन नाउ इज कॉल्ड फटीग। फटीग स्टडी क्या होते हैं? तो देखो हम सभी जानते हैं कि रेस्ट हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें रेस्ट एकदम ही चाहिए। मैं भी पढ़ाऊँगी, रात के 11 बज रहे हैं तो मैं भी पढ़ाऊँगी एंड उसके बाद मैं थक जाती हूँ तो मैं सीधा रेस्ट करूँगी एंड फिर नेक्स्ट डे मैं अपने सारे काम को, सारे शेड्यूल को पूरा करूँगी, ओके। सो यहाँ पे क्या है कि कोई भी पर्सन या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी वर्कर्स काम करते हैं वो सभी फिजिकली और मेंटली मतलब थक जाते हैं, टायर हो जाते हैं, तो उन्हें रेस्ट चाहिए, ठीक है। तो जो स्टडी ऑफ रेस्ट होता है दिस इज कॉल्ड फटीग, ओके। तो इसमें आपको समझना ये है कि कब रेस्ट दिया जाए, कितने समय के लिए रेस्ट दिया जाए और कब दिया जाए, कितने समय के लिए दिया जाए और कितनों को दिया जाए, ये सभी है इसमें, ठीक है। मतलब स्टडी ऑफ रेस्ट, स्टडी ऑफ रेस्ट, ओके। आप इसमें और भी कुछ लिख सकते हो। वी ऑल नो दैट ऑल वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज बिकेम फिजिकली एंड मेंटली टायर्ड, सो दे नीड टू रेस्ट. So the study of rest is called fatigue study, okay, and it includes that when should provide them rest and उन्हें कब रेस्ट देना चाहिए, कि कितने काम के बाद रेस्ट देना चाहिए, इन सभी का स्टडी जो है वो फटीग स्टडी होता है, ओके। नाउ आज की क्लास का जो सबसे लास्ट फंक्शन लिख रखी हूँ मैं, दिस इज डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। पीस वेज सिस्टम, डिफरेंशियल मतलब अलग अलग, पीस वेज सिस्टम। वेज सिस्टम मतलब जो सैलरी या रेम्यूनरेशन कुछ भी जो वर्कर्स को दिए जाते हैं, ठीक है, पारिश्रमिक। तो इसमें क्या होता है ना कि जितने भी वर्कर्स और एम्प्लॉयज हैं उनका सबका सैलरी सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है। देयर सैलरी शुड बी चेंज अकॉर्डिंग टू देयर वर्क एंड देयर इफिशियंसी। वो जो ज़्यादा इफिशियंट है, वो जो ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, उनका सैलरी अधिक होना चाहिए एज कंपेरिजन टू जो कम है, ओके। सो दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। ऐसा होना चाहिए कि जो 60-70 यूनिट प्रोडक्शन करेगा उन्हें 200 मिलेंगे पर यूनिट, एंड जो 40-50 करेगा उन्हें 100 पर यूनिट मिलेंगे। तो जो 40-50 वाले हैं वो और भी मेहनत करेंगे ये सोच के कि 60-70 तो प्रोडक्शन करना ही है ताकि 200 ले सके, 200 पर यूनिट ले सके। तो ऐसा होने से ना जैसे ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा होगा और वर्कर्स भी अपने आप में एफिशिएंट और हार्ड वर्किंग बनेंगे, है ना। सो ये डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम जो है ये बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट
टेक्निक मुझे सबसे अच्छा लगा है ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, है ना, एकदम होना चाहिए। जो ज़्यादा काम कर रहे हैं, जो ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, उन्हें अप्रिसिएट करना चाहिए, उन्हें अधिक पेमेंट मिलना चाहिए, और अधिक पेमेंट मिलने से, उन्हें अप्रिसिएट करने से जो नहीं कर रहे हैं वैसा, उन्हें भी करने का इच्छा जाहिर होगा और वो करेंगे ही करेंगे, ताकि उन्हें पेमेंट सही समय पर मिल सके, राइट। सो दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। सो इसे मैंने लिखा नहीं है, बट यू कैन राइट, आप लिख सकते हो, इट्स योर होमवर्क, एंड इफ यू कांट देन प्लीज लेट मी नो, आई विल प्रोवाइड इट इन नोट्स। ओके, सो दिस इज इट फॉर टुडे। ये चैप्टर हमारा समाप्त हो चुका है एंड सारे प्लेलिस्ट बन चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके इसे देख सकते हो। सो विल मीट यू इन नेक्स्ट video with new chapters. So till then, keep learning, keep growing. Bye bye, have a good day, stay happy and stay healthy.